नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब यूपी की तरह उत्तराखंड में भी ये कानून लागू होगा। कांवड़ मार्ग में दुकानदारों को अब अपनी पहचान बतानी होगी। दुकानदारों को बोर्ड में अब लिखना होगा अपना नाम, अपने कर्मचारियों की भी पहचान बतानी होगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अब दुकानदारों को बोर्ड में अपना नाम लिखना होगा, साथ ही साथ जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उन्हें भी अपनी पहचान बतानी होगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से। पूरब से लेकर पश्चिम तक धर्म पर सियासत गर्म है। एक तरफ यूपी सरकार ने कावड़ के बहाने धार्मिक पहचान बताने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की शादी और तलाक पर कानूनी पहरा बिठा दिया, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा है कि असम में मुसलमानों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, जिसको जस्टिफाई करने के लिए हिमंता ने आंकड़ों का सहारा लिया है। दावा किया है कि आज की तारीख में असम में 40% मुस्लिम है। इन दावों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने सवाल खड़े किए हैं। पूछा है कि 2021 में जनगणना होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई, तो फिर 40% मुस्लिम पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है सीएम ने कहां से रखा। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच असम सरकार ने कानून से पहरेदारी बढ़ा दी है, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। असम सरकार के इस फैसले ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने राज्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया है। इन दोनों कानून की जगह अब नया कानून लेगा, जो मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में लाया जाएगा। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा। सवाल है कि असम सरकार को ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या असम सरकार के लिए मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या चुनौती बन गई है? क्या असम में बदलते धार्मिक समीकरण को संभालने के लिए हेमंता सरकार ने नया कानून लाने का फैसला किया, या फिर इसके पीछे हिंदू मुस्लिम वाला सियासी एजेंडा छिपा है? दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, ताकि बहन बेटियों को न्यायिक सुरक्षा की गारंटी मिल सके। इसके लिए मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में नया बिल पेश किया जाएगा। मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21, उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। वैसे तो इस फैसले के पीछे असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरकार का मानना है कि कई इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने से डेमोग्राफी बदल रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि असम में मुस्लिम आबादी 1951 में 12% थी, जो बढ़कर आज की तारीख में 40% हो गई है, जिसकी वजह से कई जिलों में नियंत्रण खो दिया है। मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो क्या सच में असम में मुस्लिम आबादी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है? क्या मुस्लिम आबादी बढ़ने से असम में धार्मिक समीकरण बदल रहे हैं? आखिर सच क्या है? वैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में हिंदू 62%, मुस्लिम 34% और क्रिश्चियन 4% है, जबकि सरकार का दावा है कि आज की तारीख में मुस्लिम जनसंख्या 40% पहुंच गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस दावे की टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि
सीएम हेमंता शर्मा कह रहे हैं कि 1951 में असम में 14% मुसलमान थे, जो आज 40% हो गए हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1951 में असम में 25% मुसलमान थे। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहती हूँ कि 2021 में जनगणना होनी थी, जो आज तक नहीं की गई। 40% का आंकड़ा कहां से आया? इसमें कोई दौराय नहीं है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए ये सियासी मुद्दा नहीं है। वो सियासत के अखाड़े में खड़े होकर लगातार हिंदू सेंटीमेंट को जगाए रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण होता रहे और वो चुनाव जीतते रहे। शायद यही वजह है कि मुसलमानों के तलाक और विवाह को कानूनी दायरे में बांधने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे मुलाकात करवा देती हूँ। हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाजिम खान जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और टीएमसी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय चक्रवर्ती जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मेरा अमित तिवारी जी आप ही से है, क्योंकि जिस तरह से सीएम का बयान आया उसके बाद से अब लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर भी रही है। आप ही से समझना चाहेंगे कि आखिर ये बदलाव की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? वर्षा जी, देखिए, ये निश्चित तौर पे डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा हेमंता जी ने उठाया है, वो निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से तमिलनाडु का एक एग्जांपल है हमारे पास, पेरम्बूर जिले का, जहां पर की जनसंख्या डेमोग्राफी में चेंज हुआ और वहां की जो जनसंख्या है उस जिले की, उसने कह दिया कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों में घंटी घंटाल नहीं बज सकते, पूजा पाठ नहीं हो सकता, शंख नहीं बज सकता। उसके बाद से तमिलनाडु की सरकार ने उसको मान्यता भी दे दी। वो तो हैदराबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टेप डाउन किया, वरना तो सरकार ने उसको मान्यता दे दी थी। उसी तरीके से हमने देखा किस तरीके से कश्मीर में एक डेमोग्राफी चेंज वहां पर हुआ और किस तरीके से हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। हमने देखा अभी कोल्हापुर की हाल ही की घटना है महाराष्ट्र में, किस तरीके से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वहां पे किस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं, ये हमारे सामने है। बंगाल एक बहुत ही प्रमुख राज्य है, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बांग्लादेशियों को घुसाकर वहां पर उनको नागरिकता दी जा रही है, किस तरीके से रोहिंग्याओं को वहां पर संरक्षण मिल रहा है, और एक तरीके से वहां पर पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज का ही खेला चला जा रहा है। वहां पर ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि रामनवमी दंगा दिवस है और कहती हैं कि मुहर्रम के लिए कॉरिडोर बनना चाहिए, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। तमिलनाडु से कोई खड़ा होकर ये कहने लगता है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स है और इसका समूल विनाश होना चाहिए, तो वो किस स्थिति पे कह रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। उनका ये सब कहने का आधार क्या है? तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जो हेमंता जी ने उठाया है। और एक तरीके से केरल में हमने देखा किस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, जहां जहां भी ये डेमोग्राफिक चेंज है। और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, अन्य धर्मों के भी जो लोग हैं, आप देखिए पंजाब में किस तरीके से वहां पर ईसाई जहां जहां पे बढ़ रहे हैं, वहां पे सिखों के साथ क्या हो रहा है। किस तरीके से केरल में जहां जहां पे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वहां पर हिंदुओं और क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है। कि वो आपने मणिपुर में देखा किस तरीके से वहां पर जातीय हिंसा में जहां जहां पे ईसाइयों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या होता है। निश्चित तौर पे इस देश में संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक है। जिस दिन आप ये मान लीजिए, आप पत्रकारिता के धर्म में हैं, आपका सवाल उठाना वाजिब है, लेकिन आप उससे एक अलग हट कर देखिएगा तो ये खौफ जो है वो आपके मन में भी दिखाई देगा कि जब तक इस देश में हिंदू समाज बहुसंख्यक है, तभी तक यहाँ पे संविधान सुरक्षित है और तभी तक हम यहाँ पर जो मन में आ रहा है वो सवाल किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी पर भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। जिस दिन ये घट जाएगा, 60% हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर की स्थिति अलग हो जाएगी। हमने देखा कई मुस्लिम स्कॉलर्स को ये बोलते हुए देखा कि यहाँ पर हमारी जनसंख्या है, आपको अगर हमारी पूजा पद्धति पसंद नहीं आती है तो आप भारत छोड़कर चले जाइए। आज ये कहने लोग लगे हैं। किस तरीके से हमने देखा सर तन से जुदा को अभी कोर्ट का फैसला आया, उसको ये कहा गया कि ये भड़काऊ भाषण नहीं है। आप ये कैसे मान सकते हैं कि सर तन से जुदा के जो नारे लगाते हैं वो उसको कह दिया जाता है कि ये भड़काऊ भाषण नहीं है। तो एक गंभीर विषय हमारे सामने है। निश्चित तौर पे एक सिविल सोसाइटी, अगर हम एक जागरूक सोसाइटी हैं तो इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और किसी भेदभाव से नहीं बल्कि एक खुले मन से हमें चर्चा करनी चाहिए। नाजिम खान जी, अभी आप ही से समझना चाहेंगे कि जो फैसला लिया गया है असम सरकार की तरफ से, उसे आप कैसे देखते हैं?
मैं तो साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये आंकड़े आधे 40% वाले आए कहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास, जबकि अभी 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 1951 में जो 12% वाली बात थी, तो अभी ये 40% वाली बात कर रहे। तो मैं कह रहा हूँ 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। जब जनगणना नहीं हुई तो इनके पास सरकारी आंकड़े आए कहाँ से। और दूसरी बात ये, अभी इन्होंने मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया, तो बता दीजिए मणिपुर में इनके कौन से ऐसे नेता हैं जो मणिपुर में जाकर वहां की घटना को रोका है। उनके वजीर आजम कभी गए, लेकिन कहना आसान होता है, लेकिन उस पर रुके रहना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि बार बार जो मुस्लिम समाज को लेकर ये कहा जा रहा है, मुस्लिम आबादी को भी लेकर ये कहा जा रहा है, तो मैं बता दूं कि मुस्लिम वही है, इस भारतीय नागरिक है। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी भारतीय है, हम सब भारतीय, लेकिन आज हम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है जिसमें हम लोगों को खुद अपनी दुकानों के आगे अपना नाम आइडेंटिफाई करके बताना पड़ रहा है कि हाँ मैं हाजी नाजिम खान हूँ। मुझे ये तख्ती लेकर अपने सामने खड़ा रहना पड़ेगा ताकि लोग मुझे पहचाने कि मैं हाजी नाजिम को। तो आजकल ये चल रहा है। अभी आपने देखा होगा धार्मिक कावड़ यात्रा निकल रही है, वहां पर फलों की जो रेहड़ी लगाते हैं वहां पर बाकायदा मुस्लिम नाम है, तो जाहिर सी बात है फलों के अंदर भी मजहब ढूंढा जा रहा है। अगर नहीं नाजिम जी, ये देखिए ये आदेश तो सिर्फ नाम का है कि आपको नाम लिखना है, इसमें मजहब की बात सामने नहीं आई है। आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, आप ही से समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो बदलाव है अचानक से जरूरत क्या पड़ी? क्या वाकई इसके पीछे जो मुस्लिमों की संख्या जनसंख्या बढ़ रही है वो टेंशन है? वर्षा जी, एकदम बिल्कुल सटीक बात है, और जो हेमता जी ने कहा है वो एकदम सराहनीय है, और मैं दिल से उनको शुभ आशीष भी देता हूं। कारण यह है कि आप देखेंगे कि गजवाए हिंद ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं खत्म करने का। और इसकी प्लानिंग के तहत जो हिंदुस्तान के बॉर्डर के जो स्टेट हैं, उन बॉर्डर के स्टेटों में जो जिले हैं उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल बनाने की योजना चल रही है। और जहां जहां वो बनते जा रहे हैं ना, वहां इनका शरीयत कानून आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है कि नहीं अब तो जुम्मे की छुट्टी होगी, संडे की छुट्टी बंद कर दो, यहाँ पर तो आपके माइक नहीं चलेंगे, मंदिर में घंटे घंटाल नहीं बजेंगे। और ये कोई पहला केस नहीं है, ये पीएफआई के जो लोग पहले पकड़े गए उन लोगों से डॉक्यूमेंट पकड़े गए। क्या हमारी जो पूरी जो सियासत है, जो नीति है, वो गजवाए हिंदुस्तान पे टिकी हुई है। तो इस वजह से जनसंख्या तो बढ़ाने पर लगे हुए हैं। अब इनके तलवार वाली बात तो रही नहीं कि तलवार से लगा करके गर्दन काट करके और ये किसी को कन्वर्ट कर देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि अब किसी तरीके से लोभ देके, लालच दे करके और अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके वोटों की राजनीति आगे कर ली जाए, और कल न आज नहीं कल तो हम ज्यादा जनसंख्या में हो जाएंगे और सत्ता हमारे हाथ में होगी, फिर इनका कत्लेआम कर देंगे, तालिबान की तरह इनको फिर भगा दिया जाएगा। ये इनकी सोच है। आज नहीं तो 2050 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो जो हेमंता जी ने जो फैसला लिया है वो राज्य के हित में है और राष्ट्र के हित में भी है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। ठीक है संजय जी, आप ही से अब जानना चाहेंगे क्योंकि जो असम सरकार का फैसला आया है अब उसको लेकर देखिए आंकड़ों पर बात हो रही है, लेकिन एक बात ये भी समझना होगा क्योंकि मुस्लिमों में जो है वो 15 साल है पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग, और ऐसे में अगर वो 18 हो जाती है तो क्या बुराई है इसमें? संजय जी, बात तो समझने की बात है। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद बोला कि 2011 के बाद से जब जनगणना नहीं हुई तो हेमंत बिस्वा के पास 40% का आंकड़ा आया कहाँ से लेकर के या 40% का आंकड़ा लेकर के आए हैं। ये टोटल हिंदू मुसलमान करने की एक बार फिर से साजिश जो फेल हो चुका है हिंदू मुसलमान का, यही एक जरिया है, क्योंकि उनकी सरकार वहाँ फेल है। 10 साल से भाजपा की सरकार है, 8 साल से इनकी सरकार है, एनआरसी लागू है, तो ये जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? इसका मतलब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां पे जो है वो संभाल नहीं पा रहे कानून व्यवस्था को, वहां पे जनसंख्या का इस तरीके से रोक नहीं पा रहे। आप केवल लोगों की ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं, जिस तरीके से रोड टूट रहे हैं, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है, अपने भक्तों को संभाल कर रखने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ये नॉन बायोलॉजिकल जो इंसान थे उसकी जो है सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, तो उस नॉन बायोलॉजिकल इंसान को बचाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तरीके से उनके नाम के लिए किया जा रहा है। ये नाम जो है इस तरीके से नाम किसी का आप जो है नहीं रख सकते।
जी। आप किसी के नाम के ऊपर कोई दुकानदारी रख सकता है, ये इस तरह से उनको टारगेट बनाया जा सकता है आगे चल करके कि वो उनके ऊपर अटैक किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में जो इस तरीके से कहानी हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बेहद खतरनाक है। बहुत खतरनाक एक साजिश है ताकि उपचुनाव को जीता जा सके। तो इसका हर तरीके से विरोध होना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई फल बेचेगा, कौन सा बेचेगा, तो इसका मतलब हरा फल मुसलमान बेचेगा, नारंगी फल जो है इसलिए केवल संतरे बेचे ना, अरे थूक लगा केवल संतरे बेचे जाकर के वहाँ पे हिंदू लोग संतरे बेचे। ये कहानियां जो इस तरीके से गढ़ी जा रही है केवल लोगों को परेशान करने के लिए और एक माहौल को खराब करने के लिए ये सब कहानियां गढ़ी जा रही है। ऐसा लगता है देखिए, लंबे समय से अमित तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आपकी बात मैंने सुन ली संजय जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। अमित तिवारी जी, आप ही की ओर रुख करूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि आखिर ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो कहां से आए? जनगणना तो 2011 में हुई थी। जी वर्षा जी, देखिए इससे पहले जब राहुल गांधी कह रहे थे कि ओबीसी की संख्या 50% से ऊपर हो गई थी, तो उनको कहां से आंकड़े पता चले थे? उनको बताना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या तो हुई नहीं है। तो उनको कैसे पता चला कि ओबीसी 50% से ऊपर हो गया है और ये जाति 50% से ऊपर हो गई है, वो जाति इतनी प्रतिशत है? तो निश्चित तौर पे सरकार के पास देखिए आंकड़े होते हैं, आपके आधार कार्ड बनते हैं, आपके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, सबके और सबका आंकड़ा होता है। तो निश्चित तौर पे वो आंकड़े से पता चल ही जाता है कि कहां पर कितना प्रतिशत है। जो बताया गया कि दुकानों के नाम, आप देखिए कुछ साल पहले दंगे हुए थे, वहां पे गाड़ियों के नंबर प्लेट बाकायदा सर्च कर 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 उनको जलाया गया। गाड़ियों पे चिन्ह ढूंढ ढूंढ कर उन गाड़ियों को जलाया गया कि ये हिंदू की गाड़ियां हैं, इसको जला दिया जाए, ये यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, इसको जला दिया जाए। ऑनलाइन पे गाड़ियों के नंबर चेक किए गए और उसके बाद उनको जलाया गया। तो ये क्या था? संजय जी इस पर एक शब्द नहीं कहेंगे। दूसरी बात, आप देखिए किस तरीके से बंगाल जो है एक तरीके से एक ध्रुवीकरण की राजनीति का एक केंद्र बनता जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर अभी पुलिस ने छापा मारा है, टनल बने हुए हैं, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए बाकायदा टनल बने हुए हैं और इसका जो संरक्षण है वो ममता बनर्जी स्वयं दे रही है। वहां पर हिंदुओं को वोट देने नहीं दिया जाता है। आप, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आप वोटिंग, एक जनतंत्र के उत्सव के समय में आप 5 लाख 6 लाख 10 लाख लोगों को आप वोट देने नहीं देते हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र पनप रहा है बंगाल में? तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर विषय। चलिए, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एयरलाइंस के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हो रही है। सर्वर समस्या इसके पीछे आ रही है और सर्वर में खराबी से विमान सेवा पर असर पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कई लोग अब इससे सफर करेंगे जो हवाई सेवा जो है वो करते हैं, हवाई से यात्रा करते हैं, और ऐसे में अब एयरलाइंस के सर्वर में खराबी देखी गई है। विश्व भर में ये खराबी देखी गई है, तो कई लोगों को इसका जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सर्वर समस्या है और इस वजह से अब विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हालांकि अब सवाल ये कि आखिर ये सर्वर जो है वो कब वापस बैकअप में आएगा, इसमें सुधार कब हो जाएगा, क्या इसमें समय लगेगा, ये बड़े सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में फिलहाल ये समस्या देखी गई है, जिस वजह से एयरलाइंस सर्वर में खराबी आई है। तो विश्व भर के एयरलाइंस में जो है ये खराबी देखी गई है। तो ऐसे में जो हवाई सफर करते हैं उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे यात्राएं भी प्रभावित हो सकती हैं। विमान सेवाएं अभी फिलहाल प्रभावित हुई हैं। वजह इसके पीछे सर्वर में खराबी निकलकर सामने आ रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में यह खराबी देखी गई है, जिस वजह से विश्व भर के एयरलाइन सर्वर में खराबी आई है। पूरी दुनिया में आपको बता दें कि जो हवाई सेवा है अब उस पर असर पड़ रहा है। तो सर्वर समस्या की वजह से आपको बता दें कि कई विमान जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, विमानों की सेवाएं प्रभावित हैं। अब खराबी है, कब तक इसे सुधार लिया जाएगा ये बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि एयरलाइंस से सफर किया जाता है लोगों की तरफ से, और ऐसे में अब ये जो खराबी आई है, क्या टेक्निकल इश्यू है, इसे कब तक सुधार लिया जाएगा? लोग अब बड़ी संख्या में परेशान होंगे।
और चलिए अब चर्चा की ओर वापस चलते हैं। नाजिम जी, मेरा आप ही से सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप इस पूरे फैसले को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी तो है कि इस जो 18-15 साल जो उम्र थी अब वो 18 साल हो जाएगी। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो अब उस अवस्था में आ जाएंगी कि ऐसे में कहीं ना कहीं वो समझदार हो जाएंगे और उसके बाद उनकी जब शादी होगी तो घर भी अच्छे से चलेंगे। आखिर इसमें इतना विवाद करने की वजह क्या है नाजिम जी? वर्षा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और हमेशा संविधान से चलने वाला है, ना कि सरिया से चलने वाले। जो लोग बात कहते हैं सरिया से चलने वाले, जो देश को सुन लीजिए जो देश को भ्रम करते हैं, बार बार सरिया का नाम लेके आते, तो मैं उन लोगों को खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। ये सरिया का आलाप अपना बंद कर दीजिए। मुस्लिम समाज के साथ हिंदू भाई खड़ा है, लेकिन कुछ लोग बार बार आकर टीवी चैनल पर सरिया की बात करते हैं, वो गलत है। और दूसरी बात देखिए, अभी आपने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र हो जाएगी, क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। पहले बात कह के जाइए कि आप यूसीसी का समर्थन करते हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बात अगर बीच में डाइवर्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि 15 से 18 की बात आप कर रहे हैं कि लड़कियों की उम्र होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ हम संवैधानिक लोग हैं और संविधान को मानने वाले। आज का मुसलमान पढ़ा लिखा है, 18+ अपनी लड़की की शादी जनसंख्या नियंत्रण का सपोर्ट करोगे बनाने की कोशिश। नाजिम जी, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि आज भी उस उम्र में शादी हो जाती है, 15 क्या उससे कम उम्र में कर देते हैं, तो ये भी तो एक टेंशन की बात है ना। वर्षा जी देखिए, उसके लिए हमारी अपनी सरकारों को अवेयरनेस करने की सख्त से सख्त जरूरत है। सबसे ज्यादा गांव देहातों में जाना चाहिए, वहां पर कैंप लगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, उसको बताना चाहिए कि आप 15 साल की अगर अपनी लड़की की शादी करेंगे तो ये परेशानी आएगी। आप 18 साल की उम्र में उसकी शादी करेंगे तो उस लड़के को इतना बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हाँ समाज को भी सरकार का साथ देना चाहिए उस जागरूकता फैलाने के लिए। और रही बात हो, एक बात और मैं कहूंगा वर्षा जी, 10 सेकंड मुझे देना। जो हमारे HS रावत जी ने कहा था कि अब तलवार के जोर पर यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं होगा, तो मैंने याद दिला दूं, जंतर मंतर पर 10,000 हिंदू भाइयों ने धर्म परिवर्तन किया था, इनकी नाक के नीचे किया था, जो बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या वो हिंदू धर्म में वापसी आए? रावत जी इस बात का जवाब दे देना। इस पर भी जवाब ले लेंगे। ठीक है, अब संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हम फैला रहे थे बंगाल को लेकर के, वहाँ टनल बना दिया गया है, वहाँ ये कर दिया गया है, तो वहाँ BSF क्या कर रही है? BSF को जो है 15 किलोमीटर के दायरे पे BSF जो लगी हुई है वो तो केंद्र सरकार के अधीन में आती है। कुछ भी बोल देंगे चैनल में आकर बैठ करके, कुछ भी गा देंगे आकर के। 80 से 86% तक वोटिंग हुई है, तो उसमें सारे मुसलमान थे, हिंदुओं ने वोट नहीं डाला। मतलब कुछ भी, मतलब इस तरीके से ये लोग भ्रम फैलाते हैं, किस तरीके से लोग बात। सबसे ज्यादा वोटिंग पूरे देश भर में बंगाल में हुई है, तो क्या हिंदू ने वोट नहीं डाला? कैसी बात कर रहे हैं आप बांटने की कोशिश करते हैं केवल। और अभी जो हम लोगों ने विधानसभा में इनके जो सुपड़ा साहब किया है, इनके 3 विधानसभा तो इनके थे, हम लोगों ने सब जीते, और हम लोगों ने उस संख्या में जीते हैं जो ये लोकसभा में ना जीत पाए। विधानसभा में 60-60 हजार वोटों से जीते हैं, तो क्या वो सारे मुसलमान थे? मतलब आप लोग हिंदू मुसलमान के अलावा सर्वाइवल टॉनिक है आप लोगों का। और क्या वो बंगाल एक सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ से आप अपनी जहर, जो आपके अंदर जहर भरा हुआ है, उसको पूरे देश भर में फैलाते हैं, और कहीं कुछ नहीं है। अभी अमित मालवीय जी ने एक जो है ट्वीट किया हुआ था एक वीडियो का, जो इतना बड़ा फेक था कि 2011 का था, लेकिन उपचुनाव के पहले उसको जानबूझ करके दिखाया गया, और सारे जितने इनके नेता है वो सब बाइट देने लग गए। किसी ने जांच करने की कोशिश नहीं की, और दोपहर के बाद पता चला कि 2011 का था, CPM के टाइम के था, उन लोगों की सजा हो चुकी है। लेकिन यहाँ तो दो नॉन बायोलॉजिकल इंसान है ना, एक अमित मालवीय जो बोल देते वो सच हो जाता है, एक मोदी जी है जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। इसके अलावा ये लोग किसी की सुनते नहीं, या उनके अलावा किसी को ये मानते नहीं। ठीक है संजय जी, ठीक है। यही वजह है अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं रावत जी आपके पास भी आऊंगी। सबसे पहले अमित जी। वर्षा जी देखिए, जो संजय जी बातें कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इन्हीं के नेता इलेक्शंस के टाइम पे हिंदू इलाकों में जाकर ये कहते थे कि अगर आप वोट देने के लिए निकले तो यहाँ का नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा, सीवर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, आप लोग जाइए छुट्टी मनाइए, लेकिन वोट देने मत आइएगा। इन्हीं के नेता कह रहे थे, और आज ये मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वहां पर, अरे मान्यवर आप सुनने की भी क्षमता रखिए, मैंने आपकी बात को सुना है। उसका विकास यही तो बोल रहे हैं आपके अपने नेताओं को। और जिस तरीके से आज देखिए ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं, जो न्याय संहिता है ममता बनर्जी सेंट्रल के कानून को भी बदलने का एक एक करके अभी में कोई कानून बोलने दीजिए अमित जी को।
संजय जी सुन लीजिए, आज ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, वर्षा जी, आज ममता बनर्जी बोल रही हैं कि जो न्याय संहिता है उसकी भी समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि जो नाम जो रखा गया है, जो नए नाम जो रखे गए हैं वो कितने अनुकूल हैं। बंगाल में लेकिन अमित जी देखिए, एक और सवाल मेरा ये आपसे, बस 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जनसंख्या और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उम्र जो है वो 15 से 18 हो जाएगी, समानता आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे। एक तरफ उम्र की बात, दूसरी तरफ जनसंख्या की बात, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो पैदा हो रहा है ना। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। जी मुझसे पूछ रही हैं वर्षा जी? जी 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 देखिए, उम्र की जहां तक बात है तो निश्चित तौर पे जो हेमंता जी ने बात कही है उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कहीं पे बाल विवाह हो रहा है, देश में प्रतिबंधित है, लेकिन अगर किसी समाज में हो रहा है तो वहां पे सुधार की जरूरत है। और निश्चित तौर पे ये सारे की सारी चीजें, आज यहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो कहें कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या एक भूमि जो है, एक तो सीमित भूमि है, अगर वहां पे जनसंख्या बढ़ती है या कहीं से आप इन्फिल्ट्रेट करके उसको बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी मंशा क्या है ये हमें समझ में नहीं आती। क्या रावत जी, अब आखिरी लास्ट कमेंट, क्योंकि अब मुझे इस चर्चा को समाप्त करना है। रावत जी जल्दी से आप अपना जवाब दे दीजिए, लास्ट कमेंट आपका। मेरा लास्ट कमेंट संजीव जी सुन लेते हैं, उसके बाद मुझे इस चर्चा को समाप्त भी करना है। वर्षा जी, लास्ट कमेंट ये है कि हेमंत बिस्वा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है वो असम के हित में है और बहुत अच्छा फैसला है। मैं उसका स्वागत करता हूं और इसी प्रकार और जो राज्य हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों को भी इस प्रकार के फैसले लेने चाहिए। और रही जो टीएमसी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम मुझसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो देखिए, असम में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो मुस्लिमों को अब समान अधिकार में आना होगा और मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करके आगे विधानसभा में इसे लाया जाएगा और एक नया कानून बनाया जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, आगे इस फैसले पर असर क्या होता है असम की सरकार पर, यह देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।